हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपन बात कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिछले पार्ट में अपन ने देखा था कि अपन पहुंच गए थे, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और अपन चल रहे थे तराइन के द्वितीय युद्ध पर। किस पे चल रहे थे? तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध भाई ध्यान दो इधर। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी। किस किस के बीच हुआ? तो ये युद्ध हुआ वही पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और किसके बीच हुआ? मोहम्मद गोरी के मध्य। मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। और इस युद्ध में यानी भाग्य ने किसका साथ दिया भाई? मोहम्मद गोरी का। और ये कहें कि विजय किसकी हुई? मोहम्मद गोरी की। भाग्य ने नहीं, ये कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात हुआ। पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ? विश्वासघात हुआ। और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी को साथ मिला। किसका मिला? जयचंद गढ़वाल का साथ मिला। साथ में ये कहें कि इस युद्ध में इसके जो सेनापति थे, पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति, एक तो था प्रताप सिंह। कौन था भाई? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह और प्रताप सिंह ने और मंत्री सोमेश्वर ने, प्रताप सिंह और मंत्री सोमेश्वर ने पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात किया। एक तो पराजय का कारण ये रहा। दूसरा भाई, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। पराजय का कारण क्या रहा? कि इसके मंत्री सोमेश्वर और प्रताप सिंह ने पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात किया। दूसरा कारण क्या था? कि इसका जो सेनापति था, पृथ्वीराज चौहान का सेनापति उदयराज, वो सेना को दिल्ली से सही समय पर रवाना नहीं कर सका। ये दूसरा कारण भी ये रहा। वैसे इसका जो सेनापति मेन जो भाग ले रहा था, वही सेनापति जो सेनाध्यक्ष जो था वो था खांडे राव। कौन था? खांडे राव। यानी कुल मिला के बात की जाए तो इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई तराइन के द्वितीय युद्ध में। अब बात की जाए कि भाई तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात क्या हुआ? ये एक ऐतिहासिक युद्ध, यह एक ऐतिहासिक युद्ध। इस युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की सत्ता का केंद्र स्थापित हुआ। ये दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक रहा। कौन? पृथ्वीराज चौहान। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसके बाद दिल्ली पर तुर्की सत्ता, फिर खिलजी सत्ता, इस तरह आगे फिर बाद में मुगल वंश, इस तरह सत्ताएं स्थापित हुई। यह एक इतिहास का निर्णायक युद्ध था। अब बात की जाए कि भाई इस युद्ध के बाद क्या हुआ। चंद्रप्रदाई द्वारा रचित एक पुस्तक जो मैंने आपको बताई थी, कौन सी बताई थी? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। रचयिता कौन भाई? चंद्रप्रदाई। अभी बात करेंगे आगे चंद्रप्रदाई की। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार कि जो मोहम्मद गोरी था वो पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ बंदी बनाकर गौर प्रदेश ले गया। अपने साथ कहाँ ले गया? गौर प्रदेश ले गया। और वहां ले जाकर उसे बंदी बना लिया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से धर्म परिवर्तन की बात कही। पृथ्वीराज चौहान ने इनकार कर दिया। मोहम्मद गोरी ने उसकी दोनों आंखें फुड़वाकर उसको जेल के अंदर डाल दिया। मैंने बताया कि शरीर पृथ्वीराज है तो आत्मा कौन है? चंद्रप्रदाई। एक सिक्के के दो पहलू कौन? पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाई। आत्मा पहुंच चुकी थी गौर प्रदेश, शरीर पहुंच चुका था गौर प्रदेश, आत्मा यानी चंद्रप्रदाई यहां भटक रहे थे। वो कहां रहने वाले थे? आप कहते हो कृष्ण सुदामा की दोस्ती। कृष्ण सुदामा की दोस्ती तो आप क्या कहोगे कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाई की दोस्ती उनसे कहीं बढ़कर मानी जाती है। किस प्रकार? देखो, चंद्रप्रदाई गौर प्रदेश पहुंचा अपने मित्र के पास। किसके पास? पृथ्वीराज चौहान के पास। अब वहां पर मोहम्मद गोरी ने चंद्र को देखकर उसका सम्मान किया और उससे कहा कि देखो चंद्र, हमने तुम्हारे मित्र का क्या हाल कर दिया है। चंद्रप्रदाई ने कहा, महाराज आपने मेरे शेर को घायल तो कर दिया है, परंतु आज भी वो अपना शिकार कर सकता है। बोलो वो क्या शिकार करेगा? हमने तो उसकी दोनों आंखें वैसे ही फोड़ दी है, इतनी दुर्गति में पहुंचा दिया कि उसके
चलना मुश्किल, महाराज आज भी वो अपना शिकार कर सकता है। मेरा शेर शब्द वेदी बाण जानता है। शब्द के ऊपर तीर चलाना सुनने में एक काल्पनिक बात लगती है। शब्द वेदी बाण की बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान और या राजा दशरथ इस कला में निपुण थे। तो पृथ्वीराज चौहान बोले तो हो ही नहीं सकता। बोल नहीं महाराज, ऐसा है प्रयोग करके देख लिया जाए। मेरा शेर एक तीर से 7 तवों के अंदर या 7 घंटियों के अंदर छेद कर सकता है। घंटी की धुन पर ही बोला हाँ ऐसा कर सकता है। बोला ऐसा है प्रयोग करके जाए। दूसरे दिन दरबार का आयोजन होता है। 7 घंटियां लगा दी जाती हैं, जिनमें से पृथ्वीराज चौहान को अपना लक्ष्य भेदना था, इनको पार करना था, तीर से इसको भेदना था। अब इधर मोहम्मद गोरी और इधर आपका चंद्र बदाई। तो चंद्र बदाई मोहम्मद गोरी से कहता है कि महाराज कि तीर कमान दिया जाए। मोहम्मद गोरी कहता है उसे एक तीर दिया जाएगा, एक तीर से वो सारे लक्ष्य भेदने हैं। बोल महाराज उसके लिए क्या है कि आपको आदेश देने पड़ेंगे, 3 बार आपको आदेश देने पड़ेंगे, उसके साथ ही लक्ष्य को भेदा जाएगा। तो बोल ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि बोल महाराज मैं मेरे दोस्त को इसकी दूरी वगैरह बता देता हूं। तो चंद्रबदाई पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि महाराज आपको एक तीर मिलेगा और अपने एक लक्ष्य को भेदना है। तो वो कहता है कि पृथ्वीराज चंद्रबदाई एक तीर, कम से कम 2 तीर तो हो। वो कहता है कि महाराज एक तीर से राम ने रावण को भेदा, एक तीर से राम ने रावण को भेदा, और वही एक तीर से आपको अपना लक्ष्य भेदना है। तो वो कहता है दूरी वगैरह बताता है। चंद्रबदाई पृथ्वीराज चौहान से कहता है 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताई बैठा है सुल्तान और मच चुके चौहान। ये बातें उससे कहता है। इधर से आदेश मिलता है कि लक्ष्य को भेदा जाए। मोहम्मद गोरी आदेश देता है, एक बार बोलता है, तुरंत पृथ्वीराज चौहान अपना तीर कमान सजा लेता है। अब उसी का दूसरा आदेश मिलता है। तीसरी आवाज मोहम्मद गोरी की तीसरी आवाज आने पर पृथ्वीराज चौहान वापस पलटता है और जिस कंठ से आवाज आ रही है उधर उस तीर को चला देता है। वो तीर मोहम्मद गोरी के कंठ में लगता है, मोहम्मद गोरी वहीं पर मारा जाता है। और चंद्रबदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को गले में लिपट जाते हैं। चंद्रबदाई क्षमा याचना करते हुए पृथ्वीराज चौहान को अपनी कटार निकालकर उसे वहां पर मार देता है और खुद के भी कटार घोंप लेता है, क्योंकि उसे पता था कि इसके बाद उनको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये सच्चा है, दुश्मन के हाथों मरने से खुद ही एक दूसरे के हाथों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो काबुल में पृथ्वीराज चौहान की छतरी स्थित है। तो ये किसके अनुसार बताया मैंने आपको? पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, जो किसने लिखी? चंद्रबदाई ने। बाद में इसको पूरा किसने किया? भाई चंद्रबदाई वहां पर मर गया था, तो पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया? तो चंद्रबदाई के पुत्र जल्हण ने, चंद्रबदाई के पुत्र जल्हण के द्वारा पृथ्वीराज रासो को पूरा किया है। तो ये किसकी बात हुई? आपके पृथ्वीराज चौहान की। फिर आगे बात करते हैं थोड़ा। इसके साथ ही यानी जो तराइन का युद्ध था, इसके साथ ही अजमेर और दिल्ली में तुर्की सत्ता स्थापित हो गई, जिसमें मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध में भाग लेने के लिए आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। फिर उसके बाद बात करें आगे कि थोड़ा सा और बात करें। तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध हो गया। अपने बीच में एक आता है, यहाँ थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान के बारे में 2-3 बातें जो रह गई थी बताता हूं आपको। एक तो उपाधियां, भाई पृथ्वीराज चौहान को क्या क्या उपाधि प्राप्त है? एक है दलपंगुल की। किसकी उपाधि प्राप्त है? दलपंगुल। दलपंगुल का अर्थ क्या है? विश्व विजेता, विश्व विजेता। दूसरी उपाधि याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। दूसरी उपाधि राय पिथोरा। राय पिथोरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को राय पिथोरा भी कहा जाता है। फिर उसके बाद बात की जाए, राय पिथोरा इसे कहा जाता है किसको? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान की छतरी
पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी कहाँ है भाई? छतरी है काबुल में। कहाँ पर है? काबुल के अंदर। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक, पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का स्मारक, स्मारक कहाँ है? तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग कहाँ? अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है। फिर बात की जाए पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था? या बीच में आई थी जो कथा बताई थी मैंने आपको, संयोगिता को किस घोड़े पर बैठाया गया? याद है कुछ? नाट्यरंभा। कौन सा घोड़ा था? नाट्यरंभा। तो पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंभा। अब पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कुछ जो कवि थे उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे पृथ्वीराज चौहान ने क्या है, साम्राज्य विस्तार के लिए कैसी नीति अपनाई थी? दिग्विजय की नीति को अपनाया था। एक प्रमुख जो कवि आता है इसमें, इसका आता है चंद्रबरदाई। कौन आता है? चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई का थोड़ा सा परिचय बता देता हूं, आपको याद रखना है। चंद्रबरदाई, ध्यान दो इधर। चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई की बात की जाए तो भाई इसका वास्तविक नाम, चंद्रबरदाई का वास्तविक नाम, तो चंद्रबरदाई का वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट। क्या नाम था? पृथ्वी भट्ट। पृथ्वी भट्ट। इसके जन्म की बात की जाए, चंद्रबरदाई का जन्म ये हुआ 1148 में। जन्म 1148 ईस्वी में। कहाँ हुआ? लाहौर में। कहाँ हुआ? लाहौर में। चंद्रबरदाई का वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट, जन्म लाहौर में। कब? 1148 ईस्वी में। फिर बात की जाए चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी लिखी गई भाई? रचित पुस्तक वही महत्वपूर्ण पुस्तक पृथ्वीराज रासो। किस भाषा में? पिंगल। किस शैली में लिखी गई है? पिंगल भाषा में। फिर बात की जाए कि इस पुस्तक के अंदर, इस पुस्तक के अंदर बात की जाए कितने अध्याय? 64 अध्याय। पृथ्वीराज रासो में कितने अध्याय हैं भाई? 64 अध्याय है। और छंद की बात की जाए तो लगभग 1 लाख छंद, 1 लाख छंद इस पुस्तक के अंदर है। किसके अंदर? पृथ्वीराज रासो में। इसको नोट डाल के लिखना है कि भाई इसके बाद में पूरा किसने किया है? तो बाद में इसके पुत्र जलहरण के द्वारा, किसके द्वारा? जलहरण के द्वारा इस पुस्तक के कार्यों को पूर्ण किया गया चंद्रबरदाई की मृत्यु के पश्चात। फिर बात करें कि यह पुस्तक बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई? बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय से यह पुस्तक प्राप्त हुई है। फिर बात करें कि यह हिंदी भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है। हिंदी भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है। कौन सी? पृथ्वीराज रासो। और बात की जाए चंद्रबरदाई हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। तो ये किसकी बात हुई आपकी? चंद्रबरदाई की। किसकी बात हुई? चंद्रबरदाई की। देखा है अपन ने, पृथ्वीराज चौहान के साथ हर स्थिति में भाग लिया है। लास्ट मरने तक भी, संयुक्ता के हरण में भी, सारी योजना